हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट का पहला टॉपिक पढ़ा था, मोटर फिटनेस टेस्ट। इस टॉपिक को लेके कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न्स भी थे, तो पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है ये नया टॉपिक है, रिसेंटली लास्ट ईयर सीबीएसई ने इसे सिलेबस में इन्वॉल्व किया था। तो जो पुरानी बुक्स हैं उसमें ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है। वहां पे मोटर फिटनेस टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन वो ऑफर के नाम से दिया हुआ है, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया था उसकी नई पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग और जो वीडियो में आपको समझाया गया है उसको समझ लीजिए। अब हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक की बात करेंगे, जो टॉपिक है जनरल मोटर एबिलिटी फिटनेस टेस्ट। ये टेस्ट सभी बुक्स में अवेलेबल है। इस टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं है, तो आप किसी भी बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। तो जैसा कि आपने मोटर फिटनेस के बारे में पढ़ा, मोटर फिटनेस मतलब किसी भी एथलीट की स्पीड मेजर करना, किसी भी एथलीट की एजिलिटी मेजर करना, किसी भी एथलीट का कोऑर्डिनेशन मेथड मेजर करना। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटीज जब हम मेजर करते हैं, या इन डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज को ही मोटर फिटनेस कहा जाता है। तो इस टेस्ट में कुछ 3 आइटम्स इन्वॉल्व किए गए हैं जो डिफरेंट एबिलिटीज मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस टेस्ट का दूसरा नाम है बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को मिस्टर हेराल्ड बैरो ने 1953 में डेवलप किया। तो इस टेस्ट में कौन कौन से 3 आइटम आते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला आइटम आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। दूसरा आइटम आता है जिग जैग रन। तीसरा आइटम आता है मेडिसिन बॉल पुट। अब बात करते हैं इनके पर्पज की। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का पर्पज आपने मोटर फिटनेस टेस्ट में भी पढ़ा है, सेम है। क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? एक्सप्लोसिव लेग पावर। जिग जैग रन, नाम से ही पता चल रहा है रन है, स्पीड एंड एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब तो आप सबको पता ही है, फुर्ती। मेडिसिन बॉल पुट, स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर्स और आर्म्स। तो बात हो गई, ये 3 आइटम इस टेस्ट में इंक्लूड हैं, इसीलिए इसे बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। पहला आइटम है ब्रॉड जंप, उसका पर्पज होता है एक्सप्लोसिव लेग पावर, जिग जैग रन, स्पीड एंड एजिलिटी, मेडिसिन बॉल पुट, स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर्स और आर्म्स। अब हम बात करेंगे आइटम वाइज डिटेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ये टॉपिक आपने मोटर फिटनेस में भी पढ़ा था, उसका भी पार्ट है ये। तो ये बिल्कुल सेम है, लॉन्ग जंप होती है और जो प्रोसीजर उसमें फॉलो किया जाता है वही प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है। तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम आइटम है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं और यहां हम दोबारा से शॉर्ट में इसको समझा देते हैं।
स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का पर्पस आपको पता है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, एक लॉन्ग जंप पिट, 5 बाई 12 फीट का, एंड मेजरिंग टैप। मेजरिंग टेप, ठीक है, ये होगा इसके इक्विपमेंट। प्रोसीजर, प्रोसीजर एक रिस्ट्रेनिंग लाइन होती है, ये मान लीजिए लॉन्ग जंप पिट है, एथलीट को इस रिस्ट्रेनिंग लाइन के पीछे खड़ा होना है, रेडी की कमांड मिलते ही उसको अपनी आर्म्स और नीज को, आर्म्स को स्विंग कर लेना है और नीज को बेंड कर लेना है, और गो की कमांड पे वो यहां से कूदता है, वो जितनी, जहां पे वो लैंड करता है फर्स्ट टाइम, वो जहां पे ग्राउंड पे लैंड करता है वो डिस्टेंस मेजर कर ली जाती है। सेम आपने उसमें भी पढ़ा था, सेम यहां भी है, कोई भी कैसा भी चेंज नहीं, 3 ट्रायल मिलते हैं, बेस्ट होता है वो काउंट कर लिया जाता है। अब बात अगले आइटम की जो है दूसरा आइटम था जिग जैग रन। पर्पज, स्पीड एंड एजिलिटी, ठीक है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, 16 फीट इंटू 10 फीट, ये इसका जो ग्राउंड होता है या जो कोर्स होता है उसका साइज होता है, तो इसको अकोमोडेट करने के लिए एक फील्ड, मतलब इतना बड़ा फील्ड चाहिए जिसमें ये डायमेंशंस आसानी से अकोमोडेट की जा सके, मतलब उसमें थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए इधर उधर, तो इसलिए इतना बड़ा फील्ड चाहिए जिसमें ये डायमेंशंस आसानी से अकोमोडेट की जा सके। उसके अलावा 5 ट्रैफिक कोन्स, स्टॉप वॉच, एंड मेजरिंग टेप। फील्ड की बात हो गई, 5 ट्रैफिक कॉन्स चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और मेजरिंग टेप चाहिए। मेजरिंग टेप इसलिए चाहिए, कहीं कहीं होता है कि मेजर नहीं है ग्राउंड, तो आप प्रॉपरली मेजर कर सकें, अगर ग्राउंड मेजर्ड है तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसका अब बात करते हैं प्रोसीजर की। डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। पांच ट्रैफिक कॉन को इस तरह रख दिया जाता है और ये जो डिस्टेंस है वो है 16 फीट और ये वाली डिस्टेंस है 10 फीट, ठीक है। 5 ट्रैफिक कॉन्स को इस तरह रख दिया गया है। जो इंस्ट्रक्टर होता है या जो एक्सपर्ट होता है या जो टेस्ट कंडक्ट करा रहा होता है वो एथलीट को रनिंग करने से पहले एक पाथ बता देता है कि आपको ये पाथ फॉलो करना है रन करते हुए। तो जैसे मान लीजिए
उसको यहां से दौड़ना है, उसने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां जाना है, उसको मान लीजिए पाथ बता दिया गया, फिर यहां आना है, यहां जाना है और यहां आना है और ये रिटर्न आ जाना है। मतलब उसको पाथ बता दिया जाता है कि उसको कौन सा पाथ फॉलो करना है। समझ में आ गई बात? ये पाथ इंस्ट्रक्टर दौड़ स्टार्ट करने से पहले उसको बता देता है। फिर अब करना क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए उसको बताया गया ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो एथलीट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो जाता है आके, और वो रनिंग जैसे ही उसको गो की कमांड मिलती है वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है। और गो की कमांड के साथ ही उसकी स्टॉपवॉच, जो एक्सपर्ट होता है, जो टाइम कीपर होता है, वो स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देता है और वो यहां से दौड़ता है, उसको जो पाथ बताया गया है वो पाथ फॉलो करता है और पूरा एक चक्कर लगा के उसको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे ही वो आता है, टाइम स्टॉपवॉच बंद कर दी जाती है और टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ऐसे ही 3 ट्रायल होते हैं और जो बेस्ट टाइम, मतलब जो जिसको ये कवर करने में उसको कम से कम टाइम लगा, वो टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वही टाइम कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि मान लीजिए एथलीट दौड़ रहा है और कोई भी कौन उससे टच होके गिर जाता है तो वो फाउल माना जाता है, वो ट्रायल कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जिग जैग रन बहुत आसान है। केवल फिजिकल एजुकेशन में जितने भी टेस्ट वगैरह हैं ये सारे, बस बात है समझने की और उसके बाद अच्छे से लिखने की। डिट्टो बुक की लैंग्वेज कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने वर्ड्स में भी बस जो चीज समझाई गई है, जो चीज उस टेस्ट में होती है, वो टेस्ट जिस तरह कंडक्ट होता है, वो सारी चीजें आप जब टेस्ट के बारे में लिखें तो वो सारी चीजें वहां पे इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके लास्ट आइटम की। लास्ट आइटम था मेडिसिन बॉल पुट। ठीक है, पर्पज क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर्स एंड आर्म्स, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, मेडिसिन बॉल चाहिए, अब इस मेडिसिन बॉल की भी खासियत होती है। गर्ल्स के लिए इसका वेट 1 kg होना चाहिए एंड बॉयज के लिए 3 kg। तो जब आप नोट्स बनाएं तो इस चीज को हाईलाइट कर लें, यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक फील्ड चाहिए, मेजर टेप चाहिए, इतने आइटम्स की जरूरत होती है। प्रोसीजर क्या है? दो लाइनें ड्रॉ कर ली जाती हैं, दोनों लाइनों के बीच जो डिस्टेंस होती है वो 16 फीट होती है। दोनों लाइनों के बीच डिस्टेंस 16 फीट होती है। एथलीट को दोनों लाइनों के बीच में खड़ा होना है। उसके बाद जो बॉल होती है वो बॉल अपने कंधे और गर्दन के जो जंक्शन होता है, मतलब जहां कंधा और गर्दन ज्वाइंट हो रही होती है, वहां पे उसको बॉल को रखना है और जब उसको स्टार्ट की या गो की कमांड मिलती है तो उसको बॉल को वहां से सीधा फेंकना है। जो उसको कोर्स बताया जाता है, जो उसका ग्राउंड है, ग्राउंड में सीधा फेंकना है। ऐसा नहीं कि बॉल आपने यहां रखी और आपने इस तरफ फेंक दिया, इस तरफ फेंक दी। बॉल को आपको स्ट्रेट फेंकना है। जहां से वो बॉल फेंकता है उस पॉइंट से जहां बॉल गिरती है
उस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर कर ली जाती है फीट्स में। कभी कभी ऐसा होता है कि एथलीट बॉल फेंकते समय किसी रिस्टैंडिंग लाइन को क्रॉस कर जाता है तो उसका फाउल मान लिया जाता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। 3 सही अटेम्प्ट्स मिलते हैं, मतलब 3 ट्रायल्स होते हैं और जो बेस्ट वन होता है वो कंसीडर कर लिया जाता है। जो बेस्ट वन होता है वो कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये बात हो गई इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक जनरल मोटर एबिलिटी फिटनेस, जिसको बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर 3 टेस्ट आते हैं, तीनों टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया। आप इनको बुक से भी एक बार पढ़ लीजिए और इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। कोई एक टेस्ट पूछ लिया जाए, तीनों टेस्ट के बारे में लिखवा लिया जाए, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है जनरली। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो आप आसानी से इसे तैयार कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम चैप्टर के अगले टॉपिक की, जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड to the working muscles tissues and the ability of muscles to use that oxygen to produce energy for movement। मतलब एक एबिलिटी होती है हार्ट और लंग्स की ऑक्सीजन रिच ब्लड को वर्किंग मसल्स तक पहुंचाने की, सप्लाई करने की, और उन मसल्स के द्वारा उस ऑक्सीजन का एनर्जी प्रोड्यूस, मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने की। बात समझ में आ गई? ये एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल टिश्यूज एंड द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू यूज दैट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट। ये बात हो गई कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को टेस्ट करने के लिए आपके सिलेबस में 2 टेस्ट दिए गए हैं। पहला टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। ये टेस्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ही बोर्ड का कोई ऐसा साल जाता है जिस साल ये टेस्ट नहीं पूछा जाता है। मतलब आप ये बात समझ लीजिए, अगर इस चैप्टर से सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाता है तो ये टेस्ट पूछा जाता है, कभी 3 नंबर में तो कभी 5 नंबर में। तो इस टेस्ट को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत आसान टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट का एक दूसरा नाम भी होता है, इसे एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पर्पज पता ही है, क्या है पर्पज? इसका पर्पज होता है टू मेजर कार्डियो वैस्कुलर फिटनेस, ठीक है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट जो चाहिए होते हैं, एक बॉक्स चाहिए होता है, जिम बॉक्स बोल सकते हो। अब इस बॉक्स की भी 2 कैटेगरी है। बॉयज के लिए इस बॉक्स की हाइट 20 इंच होती है, गर्ल्स के लिए इस बॉक्स की हाइट 16 इंच होती है। बात समझ में आ गई? बॉयज के लिए इस बॉक्स की हाइट 20 इंच होती है, गर्ल्स के लिए इस बॉक्स की हाइट 16 इंच होती है। यहां से एमसीक्यू भी आपसे पूछा जाता है, तो नोट्स बनाते समय इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। स्टॉप वॉच चाहिए होती है, एंड एक कैडेंस टेप होता है हार्ट बीट वगैरह मेजर करने के लिए, वो चाहिए होता है। प्रोसीजर,
मान लीजिए जिम बॉक्स है, तो क्या करना है, एथलीट को इस जिम बॉक्स पे बार बार चढ़ना और उतरना है, कुछ नहीं करना है, केवल इस जिम बॉक्स पे बार बार चढ़ना और उतरना है। चढ़ते और उतरते समय यह ध्यान रखना है कि वो जिस पैर से स्टार्ट करता है पूरा एक एक्सरसाइज उसी पैर से उसको स्टार्ट और खत्म करना है। मतलब वही पैर उसका पहले ऊपर जाना चाहिए, वही पैर नीचे आना चाहिए, फिर वही पैर ऊपर जाना चाहिए। वन स्टेपिंग की टाइमिंग 2 सेकंड होती है। मतलब मीन्स 1 सेकंड अप एंड 1 सेकंड डाउन। तो 1 मिनट में कितने हो गए? 1 मिनट में 30 स्टेप्स, और इसको 5 मिनट तक करना है। मतलब टोटल हो जाएंगे लगभग 150 स्टेप्स। तो जैसे ही वो स्टेपिंग स्टार्ट करता है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी जाती है, और 5 मिनट कंप्लीट होने पर स्टॉप वॉच रोक दी जाती है। उसके बाद जो होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ही वो लास्ट स्टेप करता है, उससे 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, मतलब 30 सेकंड का पीरियड हो गया, 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में 30 सेकंड का पीरियड हो गया, उसकी हार्ट बीट मेजर की जाती है 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच, फिर 2 मिनट से 2.5 मिनट के बीच, फिर 3 मिनट से 3.5 मिनट के बीच। लास्ट स्टेपिंग से पहली बार 1 से 1.5 मिनट, दूसरी बार 2 से 2.5 मिनट, तीसरी बार 3 से 3.5 मिनट। मतलब जो हार्ट बीट मेजर करने का टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है, वो 30 सेकंड की रहती है। तो मतलब जाहिर सा हो गया कि 1 मिनट में स्टार्ट की, 30 सेकंड की ड्यूरेशन रहेगी, तो वो 1.5 मिनट तक जाएगा। फिर 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे तो फिर से 30 सेकंड की ड्यूरेशन रहेगी, तो वो 2.5 मिनट तक जाएगा। मतलब दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो उसकी हार्ट बीट नापी जाती है, हार्ट बीट नापने के बीच में 30 सेकंड का उसको रिकवरी टाइम दिया जाता है दूसरी बार हार्ट बीट नापने के लिए। बात यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद एक फॉर्मूला यूज होता है फिटनेस कैलकुलेट करने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले जो आपके रिसेंटली सिलेबस में है वो केवल एक है, कौन सा है वो मैं बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो टोटल 2 है। पहला फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म के लिए, ड्यूरेशन इन सेकेंड्स इंटू 100 अपॉन ड्यूरेशन इन सेकेंड्स इंटू 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड। ये बात हो गई लॉन्ग टर्म के फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म का। सब चीज सेम है, क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। ड्यूरेशन इन सेकेंड्स इंटू 100 अपॉन 5.5 इंटू हार्ट बीट्स इन 1 to 1.5 minutes of recovery।
ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, पहला ये, दूसरा ये। एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू नहीं पूछा जाए, कई बार न्यूमेरिकल भी यहां से पूछा जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन अब जो सीबीएसई ने रिसेंटली सिलेबस दिया है उसमें केवल शॉर्ट टर्म वाला फॉर्मूला आपके सिलेबस में है। तो अब इन फॉर्मूले के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन इन सेकंड्स, मतलब एक्सरसाइज का जो टाइम है, कितना टाइम होता है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितनी ड्यूरेशन होगी सेकंड्स में, 300। 5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिए, 300 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड। सम ऑफ हार्ट बीट कहां से आएगा, जैसे हम पहले नापते थे 1 से 1.5 मिनट के लिए, फिर 2 से 2.5 मिनट के लिए, फिर 3 से 3.5 मिनट के लिए। तो उन तीनों में जो हार्ट बीट आएगी उनका सम जो होगा वहां से आप कैलकुलेट कर देंगे। ऐसा ही सेम इसमें है, ड्यूरेशन इंटू, ड्यूरेशन दी भी होती है क्वेश्चन में, और वैसे तो टेस्ट की ड्यूरेशन आपको पता ही है 5 मिनट, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दी है। 5.5 इंटू, इसमें केवल एक ही हार्ट बीट काउंट करनी है, वो है 1 to 1.5, मतलब जो पहली बार लास्ट स्टेपिंग के 1 मिनट बाद जो 30 सेकंड के लिए हार्ट बीट नापी जाती है, बस उससे मल्टीपल करके कैलकुलेट कर देना। बात समझ में आ गई? ये दो फॉर्मूले हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंडेक्स निकालने के। दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इस टॉपिक, मतलब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो इसके एडवांटेज हैं, मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, इकोनॉमिकल, जब इक्विपमेंट कम रिक्वायर्ड होंगे तो खर्चा भी कम होगा, इजी टू कंडक्ट, ओके, ये इसके हो गए एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, इसका मेन डिसएडवांटेज है वो ये है, जैसा हम सभी जानते हैं कि हर पर्सन की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी का बॉडी वेट ज्यादा होता है, किसी का बॉडी वेट कम होता है। बट इस टेस्ट में जो जिम बॉक्स यूज होता है उसकी हाइट सेम रहती है सभी के लिए, मतलब बॉयज के लिए 20 इंच, भले ही उनकी आपस में हाइट कोई 5.5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई 5 ही फुट का है, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। बॉक्स जो यूज होगा उसकी हाइट 20 इंच ही रहेगी बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 16 इंच ही रहेगी। चाहे उनका बॉडी वेट भी कुछ है, लेकिन हाइट ऑफ बॉक्स हमेशा सेम रहेगी। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज है। अब बात करेंगे दूसरा टेस्ट। दूसरा टेस्ट है रॉकफोर्ट टेस्ट, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मेजर करने के लिए दूसरा टेस्ट है रॉकफोर्ट टेस्ट। इसको रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसको रॉकफोर्ट वॉकिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, रॉकफोर्ट है तो टेस्ट यही है। इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमको चाहिए 400 मीटर का ट्रैक, ओके, स्टॉप वॉच,
और हमको अगर हार्ट बीट मॉनिटर से मेजर करनी है तो मॉनिटर रहता है ईसीजी और ईईजी करके, ठीक है। ओके, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड की बात हो गई। प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर इसका ये है, 400 मीटर ट्रैक पे आपको 1 माइल दौड़ना है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा 1 माइल क्या होता है? तो 1 माइल होता है 1609 मीटर्स। ये बात हो गई 1 माइल की। तो 400 मीटर का ट्रैक रहेगा तो लगभग 4 राउंड पूरे हो गए। 400 इंटू 4 1600 और 9 मीटर उसमें मार्किंग कर दी जाएगी। तो 1 माइल आपको 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़ना है। तो करना क्या है, कैसे स्टार्ट होता है ये? सबसे पहले जो एथलीट होता है उसका बॉडी वेट मेजर कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इक्विपमेंट और बढ़ा सकते हैं, बॉडी वेट मशीन। ओके, तो सबसे पहले उसका बॉडी वेट मेजर कर लिया जाता है। बॉडी वेट मेजर करने के लिए बॉडी वेट मशीन का यूज किया जाता है और बॉडी वेट कम से कम कपड़े पहना के उसका मेजर किया जाता है। मतलब उसका जब वेट लेते हैं तो वो जितने कम से कम कपड़े पहने हो सकता है उतने कम से कम कपड़े पहने हुआ होना चाहिए। उसके बाद 400 मीटर ट्रैक पे मार्किंग कर दी जाती है। गो की कमांड पे वो रनिंग स्टार्ट करता है और जैसे ही वो 1 माइल कंप्लीट कर लेता है स्टॉप वॉच बंद कर दी जाती है, टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके तुरंत बाद उसकी हार्ट बीट मेजर कर ली जाती है। जो हार्ट बीट मेजर की जाती है उसके बाद एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज होता है VO2 मैक्स कैलकुलेट करने के लिए। VO2 मैक्स बताते हैं आपको, फॉर्मूला है थोड़ा बड़ा है। VO2 मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, VO2 मैक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 132.853 माइनस 0.0769 इंटू बॉडी वेट माइनस 0.3877 इंटू एज प्लस 6.135 इंटू जेंडर माइनस 3.2649 इंटू टाइम माइनस, आगे यहां लिख देता हूं, कंटिन्यू है उसी में, 0.1565 इंटू हार्ट रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। इस फॉर्मूले की मदद से उसका VO2 मैक्स कैलकुलेट किया जाता है। VO2 मैक्स है, VO2 मैक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। VO2 मैक्स होता है वो इन्वायरमेंट से कितनी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सकता है, मतलब उस ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो वो इन्वायरमेंट से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, VO2 मैक्स कहलाता है। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एक जगह जेंडर यूज हुआ है, तो जेंडर में मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 0। मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 0 इनपुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके प्रोसीजर की और VO2 मैक्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूले की। अब बात इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज वही है, बहुत कम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और टेस्ट इजी है कंडक्ट करने के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।
सबसे पहले आज हमने पढ़ा जनरल मोटर एबिलिटी फिटनेस टेस्ट, इसका दूसरा नाम होता है बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। दूसरा हमने पढ़ा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद पहला उसमें टेस्ट होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्ट से। दूसरा हमने पढ़ा रॉकफोर्ट टेस्ट। इतना सारा आज हमने पढ़ लिया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से सीख सकते हैं, और जितनी इजी लैंग्वेज में आप इस टेस्ट को लिख सकते हैं नोट्स बनाते समय, आप उतनी इजी लैंग्वेज में लिखिए। बस ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए लिखते हुए, इतना हमको ध्यान रखना। ठीक है,